हेलो मुजम्मिल। रीतिकाल में बारे में ज़्यादा फोकस रहता है। हाँ, रीतिकाल में जो है तुमको क्वेश्चन जो फोकस है। हाँ, क्वेश्चन जो आता तो रीतिकाल का क्वेश्चन तुमको आप रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, या नहीं तो रीतिकाल की परिस्थितियां समझाइए। तो यानी तो रीतिकाल के रीति रीतिकाल की परिस्थितियाँ। हाँ, तुम लिख लो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो लिख लो, राइट डाउन। तुमको जो लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडल पेपर में देख, हाँ मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, पोएट्री के बाद, कविता सारांश के बाद, वो कविता सारांश के बाद का क्वेश्चन यही है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। और उसमें तुमको चॉइस है, 50% चॉइस है। रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों काल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 में से एक ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे तुमको 50% चॉइस है। अगर 2 काल में से एक काल के बारे में भी आप थरोली प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये प्रश्न तुम आसानी से जो है उत्तर दे सकते हैं इसका। तो मेरा जो एडवाइस है तुम लोगों के लिए वो, रीतिकाल को अगर तुम परफेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे तो तुम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो कविता के सारांश के बाद का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप निबंध, जो निबंधात्मक प्रश्न है, उसको तुम आराम से लिख सकते हैं। तो रीतिकाल के लगभग 3 प्रश्न बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, तो रीतिकाल की विशेषताएं, काव्य की विशेषताएं या साहित्य की विशेषताएं। तो इसको विशेषताएं के स्थान पर प्रवृत्तियां कहकर शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। रीतिकाल के काव्य की प्रवृत्तियां दर्शाइए, प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो आप विशेषता ही लिखेंगे, विशेषताएं दर्शाइए, विशेषताएं बताइए, तो भी वही लिखेंगे। तो समझ में आ रही बात? विशेषताएं और प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं है, 2 एक ही है, 2 एक ही है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 शब्द भी अगर दिए हैं प्रश्न में तो एक ही उत्तर लिखना, इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं ही बता रहा हूँ, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, ये क्वेश्चन आ सकता। तीसरा और एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसमें रीतिकाल के काव्यधाराएँ, जैसे रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, ये 3 प्रकार के जो कवि हुए रीतिकाल में, ये काव्यधारा के बारे में पढ़ लेंगे आप। रीतिकाल का परिचय लिखेंगे, रीतिकाल का परिचय लिखने के बाद उसको क्या क्या नामों से बुलाया गया है, कि किस विद्वान ने किस नाम से बुलाया है, ये बता देंगे। जैसे कल हम क्लास में पढ़े थे कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक अपनी पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, और उन्होंने रीतिकाल नाम से भी इसे पुकारा है। इसके मूल कारण जो है रीतिकाल बुलाने के, उसमें उन्होंने बताया कि इस काल में रीति ग्रंथों की भरमार थी। रीति ग्रंथ किसको कहते हैं? ये जो काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र, ये जो संस्कृत साहित्य से जिसका संबंध है, वो जो है हिंदी के कवियों पर वेटिंग। चिंतामणि बन के और एक रहता ना, और चिंतामणि हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी स्टूडेंट्स और जॉइन हो रहे हैं, ये श्रीदेवी भी जॉइन हो रही है, ठीक है। मैं कल की जो क्लास हुई उसको संक्षिप्त में बता के आज दूसरी क्लास आरंभ करना चाहता हूँ। ये चिंतामणि त्रिपाठी है उनका पूरा नाम।
ओके ओके। हाँ, 2 स्टूडेंट्स भी आ गए। तो कल जो हम पढ़े थे उसको संक्षिप्त में दोहरा कर हम आज हिंदी साहित्य के रीतिकाल के परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वैसे दूसरे क्लासेस में एंगेज होने के कारण विद्यार्थी कुछ जो है नहीं आ पाए हैं हमारी क्लास में। ठीक है, हम आशा करते हैं कि वो बाद में हमारी क्लास में फिर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि समय भी अब काफ़ी हो रहा है, इसलिए हमको क्लास हम आरंभ कर चुके हैं। लेकिन फिर अभी जो श्रीदेवी और अल्लाह बख्श आए ना कि मुजम्मिल, तो आप जो प्रश्न कर रहे थे चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। यानी ये जो तीसरा काल है रीतिकाल, इसमें उन्होंने जितना साहित्य सृजन किया है, जितनी साहित्य की सेवा की है रीतिकाल में, जितना कुछ रीतिबद्ध काव्यों का उन्होंने निर्माण किया है, इतना किसी और कवियों ने नहीं किया है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी साहित्य के रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अब इनसे थोड़ा भिन्न हटकर नागेंद्र जी ने, आचार्य नागेंद्र जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखा है। उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को नहीं बल्कि केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, फादर ऑफ रीतिकाल माना है केशव दास को। उनके अनुसार केशव दास ने रीतिकाल के रचना काल में ज़्यादा रचनाएं की है, इसीलिए उन्होंने केशव दास को, गायत्री आ गई क्लास में, वो शायद कॉमर्स की क्लास कंप्लीट हुई है। तो देखिए, हम पिछली क्लास में यही बात कर रहे थे। वेटिंग रूम में भी बहुत सारे लोग हैं, सुमेरा भी एडमिट हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सो कॉमर्स की क्लास ख़त्म हो गई? हाँ सर, कुछ खत्म हो गई। राइट राइट राइट, ओके। सर स्टार्ट हुआ क्लास? नहीं, अभी मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था, केवल इंट्रोडक्शन जो कल की क्लास की 2-4 पंक्तियां बात कर रहा था, फिर तुम लोग ज्वाइन हो गए, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। सो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। पिछली क्लास के जो बातें हैं उसी को फिर एक बार संक्षिप्त में करते हुए हम फिर आज परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो रीतिकाल है, इससे संबंधित 3 प्रश्न अगर आप सही ढंग से समझ जाएंगे तो परीक्षा में जो है आप बहुत आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। ये 3 प्रश्न कौन से हैं, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। ये 3 प्रश्नों में एक सबसे पहला जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उसको विशेषताएं, काव्य की विशेषताएं कहते हैं, रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं। फिर उसके बाद रीतिकाल के परिस्थितियां, और तीसरा प्रश्न ये रीतिकाल के काव्य की धाराएं, जो 3 प्रकार की धाराएं हैं ना, ये 3 धाराएं, ये 3 क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहते हैं उसको, विशेषताओं के स्थान पर प्रवृत्तियां शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, चाहे प्रश्न में प्रवृत्तियां पूछे या विशेषताएं पूछे, आप लोग वही एक ही विशेषताएं लिखना है। वो विशेषताओं का जो क्वेश्चन है मैं कल पढ़ाऊँगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों में एक ही काल, रीतिकाल को अगर तुम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, उसे बहुत आराम से तुम लिख सकते हैं, क्योंकि तुमको 50% चॉइस है। रीतिकाल और आधुनिक काल 2 ही काल आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये 4th सेमेस्टर में, और इसमें तुमको 50% चॉइस है। 50% चॉइस मीन्स रीतिकाल से 1 प्रश्न पूछा जाएगा और आधुनिक काल से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक काल अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में हम परिचय देकर उसके नामकरण पर प्रकाश डाले थे, फिर उसके बाद काव्य धाराओं पर भी प्रकाश डाले थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य का समय है वो 1700 से 1900 तक माना गया है।
और मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्षति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में जिस क्षति का उन्होंने प्रयोग किया है उसको संवत कहते हैं, विक्रमी क्षति कहते हैं। और विक्रमी संवत में सन में 57 वर्ष का अंतर होता है, 57 ईयर्स ऑफ डिफरेंस होता है, यानी विक्रमी संवत जो होता है 57 ईयर्स आगे होता है। जो राजा विक्रमादित्य हुए, राजा विक्रमादित्य की जो क्षति गिनती में आई है वो ईसा मसीह से 57 वर्ष पूर्व से आई है। तो ये दोनों में जो 57 वर्ष का अंतर है इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी जो मटेरियल की बुक है, मटेरियल की बुक में देखिए कौन सी, राहुल पब्लिकेशन की जो मटेरियल की बुक है उसमें मिस्टेक है। सन शब्द का प्रयोग हुआ है 1700 से 1900 तक, सन 1700 से सन 1900 ईस्वी तक लिखा हुआ है, उसको आप लोग संवत बना लीजिए। वो सन नहीं है, 1700 से 1900 तक वो संवत है। और अगर उसको हम सन में कन्वर्ट करेंगे तो 57 ईयर्स माइनस कर देना है, लगभग 1650 से आरंभ हो जाता है, 1643 से ईस्वी से जो है रीतिकाल आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को हम ध्यान में रखते हुए कल बताए थे कि इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल कहा है, और इससे पहले का जो काल है भक्ति काल है उसको पूर्व मध्यकाल कहा है। और इन्होंने रीतिकाल नाम से भी इसे बुलाया है। और रीतिकाल नाम से बुलाने के लिए मूल कारण जो है, इस समय रीति ग्रंथों का निर्माण ज़्यादा हुआ, यानी कविता करने की जो रीति होती है, ढंग होता है, उस ढंग को लेकर शास्त्र बना लिखे गए थे जिसको काव्य शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रभाव इस काल के कवियों पर ज़्यादा गिरा। जो कुछ भी कहते थे संवार कर, सजाकर, अलंकार करके उसको प्रस्तुत करते थे। और इसमें नायिका के भेद पर भी ध्यान दिया जाता था। रस, छंद, अलंकार आदि विषयों को लेकर ये कविता करने का एक क्रेज़, एक फैशन रीतिकाल में ज़्यादा था। तो इस कारण इस काल को रीतिकाल नाम से बुलाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम से बुलाया है, किंतु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम से बुलाया है, क्योंकि श्रृंगार की भरमार इस समय के काव्य में दिखाई देती है। हर काव्य में कोई ना कोई रस होता है, बिना रस के कोई काव्य नहीं होता है, ये बात तो आप जानते हैं ना। जो 9 रस माने गए काव्य शास्त्र के अनुसार, जो हमारे भीतर के जो 9 फीलिंग्स है, 9 रस है, ये 9 रस में से कोई ना कोई एक रस कविता में होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कविता ही नहीं हो सकती है ना। तो जैसे आदिकाल में हम देखते हैं तो वीर रस प्रमुख था, और उसके बाद के काल में भक्ति रस प्रमुख था, फिर अब ये जो रीतिकाल है इसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। तो इसके अतिरिक्त और भी रस है जो 9 रस माने गए हैं, जिसमें भीभत्स रस होता है, रौद्र रस होता है, रौद्र रस की चरम स्थिति क्रोध है, भीभत्स भयानक, और शांत रस होता है। इस प्रकार से लगभग 9 रस माने गए हैं। तो रीतिकाल की कविता में जो रस उपलब्ध है वो है श्रृंगार रस, यानी इस काल के कवि प्रेम पर ज़्यादा कविता लिखे हैं। गुरसी से लेकर महल तक सब लोग स्त्री के सौंदर्य के वर्णन में रुचि रखने वाले थे, विलासमय जीवन के प्रति ज़्यादा आकर्षित थे। इस काल की कविता में सुरा और सुंदरी दोनों की प्रमुखता हमको दिखाई देती है, और यही कारण है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम से बुलाया है। और राहुल संकेत्यायन, रमाशंकर शुक्ल आदि ने इसे कलाकाल नाम से भी बुलाया है। और कुल मिलाकर हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो रीतिकाल कहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो काल इसे श्रृंगार काल कहा है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रृंगार की भरमार इस काव्य में है। तो ये बात हम पिछली क्लास में पढ़े थे। तो और ये भी हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की कविता इस काल में हमको दिखाई देती है, यानी 3 प्रकार के कवि हमको इस काल में दिखाई देते हैं। एक रीतिबद्ध कवि, और दूसरे रीति सिद्ध कवि, और रीति मुक्त कवि। इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो कवि जो काव्य के लक्षणों से बंधकर और उदाहरणों सहित काव्य के लक्षणों को, 10 मिनट का टाइम नहीं है, काव्य के लक्षणों से बंधकर कविता को प्रस्तुत करता है, तो उसको जो है रीतिबद्ध कवि कहते हैं।
काव्य के लक्षणों से, जैसे काव्य के लक्षण मैंने अभी आपको बताया, काव्य के लक्षण में हीरोइन ऐसे होना, नायिका ऐसी होनी चाहिए, और रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, उसकी ध्वनि ऐसी होना चाहिए, उसमें क्या कहते हैं उसको छंद होना चाहिए। ये काव्य के लक्षण है। कविता कैसी होना चाहिए काव्य शास्त्र हमको बताती है। तो वो काव्य शास्त्र के उस नियमों से बंधकर अपने आप को कविता प्रस्तुत करने वाले जो कवि हैं उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो ऐसे कवियों ने हमने आपको बताया कि चिंतामणि है, केशव दास है, भूषण है, मतीराम है, जसवंत सिंह है, और कुलपति है, देव, रासलीन, भिखारी दास, पद्माकर और ग्वाल कवि। इस प्रकार से लगभग 11 कवियों के नाम हमने आपको बताए थे। ये लोग जो है रीतिबद्ध कविता के अंतर्गत आते हैं। ये एक काव्य धारा है। फिर और दूसरी जो काव्य धारा है वो रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसमें बिहारी और बिहारी वृंद सेनापति आते हैं, और कौन आते हैं उसमें लगभग 12 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। राम सहाय, कृष्ण, और साथ ही साथ बेनी, नृपशंभु, विक्रमादित्य, सेनापति, रसनिधि, सेनापति, पजनेश, नेवाज, और बिहारी इसमें प्रमुख है। उसके बाद बिहारी लाल जी के बाद वृंद का नाम आता है। ये दो जो है इस काव्य धारा के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो रीति सिद्ध कवि किनको कहते हैं? जो लोग काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार अपने आप को बांधकर उसके लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए कविता नहीं करते हैं, उसके लक्षणों के से प्रभावित होकर बांधे जाकर अपने आप को कविता नहीं करते हैं, किंतु उनके कविता के द्वारा काव्य शास्त्र के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। काव्य शास्त्र के लक्षण उनके कविता में दिखाई देते हैं। एकदम मुक्तक शैली में वो नहीं लिखते हैं, एकदम मुक्त होकर नहीं लिखते हैं नियमों से। तो ऐसे कवियों को हम रीति सिद्ध कवि कहेंगे, यानी वो जो रीति ग्रंथों को सिद्ध करने वाले कवि हैं। फिर और तीसरे प्रकार के जो कवि लोग हैं वो रीति मुक्त कवि है। वो रीति मुक्त जो कवि है वो बिल्कुल लक्षण ग्रंथों के, यानी काव्य ये रीति ग्रंथों से प्रभावित नहीं है, और ना ही काव्य शास्त्र के किसी नियमों का वो पालन करना चाहते हैं, ना उससे बंध कर कविता करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर वो कविता करते हैं। ऐसे कवियों में घनानंद आलम के नाम और बोधा का नाम, द्विजदेव का नाम, ठाकुर का नाम बहुत लिया जाता है। और इन 5 कवियों में घनानंद को बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के रीति काल में जो संयोग श्रृंगार पर कलम चलाने वाले बिहारी लाल है, तो उनके ठीक वियोग श्रृंगार पर कलम चलाने पर ख्याति जो पाए हैं वो घनानंद जी है। यानी रीति काल में संयोग श्रृंगार पर भी कविता ज़्यादा लिखी गई है और वियोग श्रृंगार पर भी ज़्यादा लिखी गई है। संयोग श्रृंगार के प्रवर्तक मैं बिहारी लाल जी को कहूँगा रीति काल में, तो वियोग श्रृंगार के प्रवर्तक मैं घनानंद को कहूँगा। और कुल मिलाकर रीति काल के प्रवर्तक होने को लेकर केशव दास और चिंतामणि दोनों के प्रति बहुत सारे विद्वान अपने क्या कहते हैं मत को प्रकट करते हैं, अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। तो जो भी होने दीजिए, दोनों ने भी अपने ढंग से रीतिकाल को संपन्न किया है। अब शुक्ल जी के अनुसार तो चिंतामणि त्रिपाठी है और नगेंद्र जी के अनुसार केशव दास जी है। और इस प्रकार तीनों प्रकार की जो काव्य धाराएँ हैं बहुत रीतिकाल में चली, आगे बढ़ी। तो ये आपको जो है प्रश्न इस तरह से आ सकता है, रीतिकाल का परिचय देते हुए उनकी काव्य धाराओं को स्पष्ट कीजिए, कवियों के नाम बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आप रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालेंगे और 2-4 विद्वानों ने वो रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है, जैसे कलाकाल और श्रृंगार काल नाम रीतिकाल नाम दिया गया है, उसको उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। इस प्रकार इसमें रस छंद अलंकार नायिका वेद पर भी ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और ये सारी बातें आप परिचय में लिख देने के बाद ये 3 काव्य धाराओं को लिखें तो आपका उत्तर समाप्त हो जाए। अब इसके बाद आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ परिस्थितियाँ, और ये परिस्थितियाँ मैं उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों का क्वेश्चन भी बन सकता है। परिस्थितियाँ तो आप तो जानते हैं कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ ये हर वक्त याद रखिए, अब किसी भी समय में 4 प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं,
और धार्मिक परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं। ये 4 जो है मुख्य परिस्थितियाँ होती है जिसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी समय के साहित्य को समझने के लिए, किसी भी समय की मानसिकता को समझने के लिए, किसी भी समय के जीवन शैली को समझने के लिए उस समय के परिस्थितियों की जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है और वह जानकारी भी सही होना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में उस समय में उपलब्ध जो साहित्य होता है उसका भी पठन पाठन करने के बाद हमको उस समय की जो जीवन शैली है, उस समय का जो समाज है वो पूर्णतया समझ में आता है। आपको इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कोटेशन बताना चाहता हूँ मैं। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। समाज साहित्य में दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब समाज का जो प्रतिबिंब होता है ना, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो साहित्य में लिख दिया जाता है, क्योंकि लिखने वाला जो कवि लेखक होता है वो समाज का ही एक अंग होता है और जिस गली कूचे में वो रहता है वहाँ से प्रेरणा पाकर ही तो वो लिखना शुरू करता है और जब वो लिखता है तो वो अपने आसपास की प्रेरणा से प्राप्त प्रेरणा से ही लिखता है। तो और लिखता है तो समाज जैसे कि वैसा उसमें बोलने लगता है, समाज का प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देने लगता है। इसीलिए किसी भी समय की परिस्थितियों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी पिछली क्लास में जो पढ़ा है कि ये जो काव्य धाराएं 3 प्रकार की हुई और इसे श्रृंगार काल कहा गया है, रीतिकाल भी कहा गया है, कलाकाल कहा गया है और उस समय की जो परिस्थितियाँ जो मानसिकता थी वो सारे लोग सुरा और सुंदरी के पीछे भाग रहे थे। तो ये सारी बातों को अगर हम अच्छी तरह से और अच्छे ढंग से समझ लेना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से और भी समझ लेना चाहते हैं तो परिस्थितियों पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो परिस्थितियों में जो 4 शीर्षक मैंने आपको बताया वो शायद आपके पास भी मटेरियल है, नहीं है तो ये 4 शीर्षक लिख लीजिए और ये जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ उसको आप अपनी ओर से उसमें दर्ज कर सकते हैं। ये शीर्षक तो 4 दिखनी चाहिए। अगर आप ये प्रश्न अगर आया रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा कीजिए तो आप लोग ये 4 साइड हेडिंग्स लिखेंगे। सिनॉप्सिस फर्स्ट जो साइड हेडिंग लिखेंगे राजनीतिक परिस्थिति या नहीं तो राजनीतिक परिस्थितियाँ, फिर उसके बाद सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ। तो ये 4 परिस्थितियों को दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में ये जो परिस्थितियाँ हैं इसके बारे में मैं कल और स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाऊंगा। टाइम क्योंकि समाप्त हो गया है, हम ज़रा आरंभ कर दिए थे क्लास लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, ऐसे ही बातचीत हो रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स अभी कम आए थे तो इस कारण से जो है हमारी क्लास लेट होने में थोड़ा देरी हो गई। लेकिन शायद कल आप लोगों को ये 2 बजे दूसरी क्लास नहीं होगी और आप लोग जो है टाइम पे आए तो हम जो है कल अपनी क्लास टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। गायत्री, हैव एनी डाउट आपको? नो सर। अच्छा, सुमेरा, श्रीदेवी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? नो सर। वेरी गुड। स्टूडेंट्स जो है थोड़ा कम हो गए हैं आजकल, शायद वो दूसरे क्लासेस में भी ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। एक समय पर 1 से 2 क्लास अगर रही तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। तो खैर हमारी जो हिंदी क्लास है वो तो अच्छी तरह से हर दिन हो रही है। तो कल हम फिर से 2 बजे से 3 बजे तक लेंगे।